नमस्कार और स्वागत है इस विशेष विश्लेषण में। आज हमारे पास क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, एनएफटी और सीबीडीसी, इन सब पर काफ़ी सारे नोट्स और स्रोत हैं। अब ये विषय जो हैं अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने वादों के लिए तो कभी विवादों के लिए। हाँ बिल्कुल, काफी कंफ्यूजन भी रहता है लोगों में। सही कहा। ये दुनिया थोड़ी जटिल तो है, पर हमारा काम है इन स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें निकालना, और कोशिश करेंगे कि आसान, दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखें। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिजिटल पहेली को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, और ये ब्लॉकचेन से कैसे जुड़ी है? देखो, क्रिप्टो करेंसी, जैसे सब जानते हैं बिटकॉइन, ये एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, मतलब फिजिकल नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ब्लॉकचेन, हाँ। ब्लॉकचेन को आप समझो कि एक साझा, मतलब शेयर्ड डिजिटल बही खाता है, एक लेजर। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब किसी एक आदमी या कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा, मतलब कोई एक बॉस नहीं है इसका? बिल्कुल। और इसमें जो भी लेन देन, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है ना, उसे बदलना या हैक करना लगभग नामुमकिन है। बहुत सिक्योर है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, किसी भी तरह का डेटा सेफ रखने के काम आ सकती है। अच्छा, स्रोतों में ये भी जिक्र है कि इसका जन्म हुआ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जब बैंकों वगैरह पर से भरोसा कम हुआ था। बिल्कुल सही। वो जो सब प्राइम संकट आया था अमेरिका में, उसके बाद लोगों का फिएट करेंसी यानी सरकारी मुद्रा और बैंकों पर से भरोसा थोड़ा हिला था। उसी माहौल में 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम व्यक्ति या शायद ग्रुप ने बिटकॉइन लॉन्च किया। हाँ, वो नाम तो सुना है पर पता नहीं कौन है। आज तक रहस्य है। तो ये पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी थी। अच्छा। और इसकी कुल सप्लाई लिमिटेड रखी गई। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बन सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 21 मिलियन? हाँ, ताकि इसकी कीमत बनी रहे, मतलब इन्फ्लेशन ना हो इसमें। और इसकी सबसे छोटी यूनिट सतोशी कहलाती है। बिटकॉइन के अलावा भी तो बहुत है, इथेरियम, लाइटकॉइन। अरे हाँ, हजारों हैं आज तो। इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन ये सारी वर्चुअल करेंसी एक जैसी तो नहीं होंगी, है ना? हाँ, स्रोतों में इनका कुछ वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन दिया है। हाँ, दिया है। और ये समझना जरूरी भी है। मोटे तौर पर दो टाइप की हैं। पहली है सरकारी वर्चुअल करेंसी, जैसे सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत का अपना डिजिटल रुपया, मतलब ई रुपया, इसी कैटेगरी में आता है। ओके, ये तो सरकार की हुई। हाँ, और दूसरी है प्राइवेट वर्चुअल करेंसी। इसमें भी फिर दो तरह की हैं। एक तो सामान्य क्रिप्टो, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम, जिनके पीछे कोई टेक्नोलॉजी या मकसद होता है। और दूसरी है मीम कॉइन्स, जैसे डॉज कॉइन। मीम कॉइन मतलब जैसे इंटरनेट मीम्स होते हैं? हाँ बिल्कुल। ये अक्सर किसी मजाक, किसी इंटरनेट ट्रेंड या किसी सेलिब्रिटी के ट्वीट से शुरू हो जाते हैं। इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, मतलब बहुत वॉलेटाइल होते हैं। समझ गया। अच्छा, और ये एनएफटीज, ये भी करेंसी है क्या? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि एनएफटीज यानी नॉन फंजिबल टोकन्स करेंसी या पैसा नहीं है। नॉन फंजिबल मतलब? नॉन फंजिबल का मतलब है कि हर टोकन अपने आप में अनोखा है, यूनिक है। उसकी जगह कोई दूसरा टोकन नहीं ले सकता। जैसे आपकी कोई खास पेंटिंग है, वो यूनिक है ना? आप एक 500 के नोट को दूसरे 500 के नोट से बदल सकते हो, दोनों की वैल्यू बराबर है। ये फंजिबल हुआ। हाँ, सही है। पर एक एनएफटी को दूसरे एनएफटी से ऐसे नहीं बदल सकते। हर एक अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, सब्जेक्टिव है। ओके, ये क्लियर हुआ। अच्छा, इन डिजिटल चीजों को रखने के लिए वॉलेट्स होते हैं, हॉट और कोल्ड। इनमें क्या फर्क है? हाँ, वॉलेट्स जरूरी है। हॉट वॉलेट वो होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, जैसे कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट वॉलेट। इस्तेमाल में आसान होगा फिर तो? हाँ, आसान है, फटाफट ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। पर क्योंकि ये ऑनलाइन है तो हैकिंग का थोड़ा रिस्क रहता है। कोल्ड वॉलेट जो होता है वो ऑफलाइन होता है, जैसे कोई यूएसबी डिवाइस जैसा दिखता है। अच्छा, जैसे पेन ड्राइव? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे आप तभी कनेक्ट करते हैं जब ट्रांजैक्शन करना हो, इसलिए ये ज्यादा सेफ माना जाता है, खासकर अगर आपके पास ज्यादा क्रिप्टो है। ठीक है। अब क्रिप्टो बाजार की बात करें तो ये अपनी अस्थिरता, मतलब वॉलेटिलिटी के लिए काफी बदनाम है।
स्रोतों में क्रिप्टो विंटर और फिर हाली रिकवरी का जिक्र है। हाँ, ये तो इसकी पहचान ही बन गई है। 2021-22 में एक भयानक गिरावट आई थी जिसे क्रिप्टो विंटर कहा गया। बिटकॉइन जो लगभग $70,000 तक चला गया था, वो गिरकर 20,000 के आसपास आ गया। बहुत नुकसान हुआ लोगों का। बाप रे। लेकिन फिर 2024-25 में मार्केट ने जबरदस्त वापसी की। बिटकॉइन $100,000 के भी पार चला गया। इतना ज्यादा उछाल, इसके क्या कारण बताए गए हैं स्रोतों में? कई कारण हैं। एक कारण ये अटकलें भी बताई जा रही हैं, और ये हम सिर्फ स्रोतों के हवाले से कह रहे हैं कि कुछ प्रभावशाली लोग, जैसे स्रोतों में ट्रंप और एलन मस्क का नाम लिया गया है, शायद क्रिप्टो के नियमों में कुछ ढील दे सकते हैं। अच्छा, मतलब रेगुलेशन आसान होने की उम्मीद। हाँ, इस तरह की बातें। पर ये साफ कर दें कि ये सिर्फ अटकलें हैं जो स्रोतों में मेंशन्ड है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका में एक बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व का प्रस्ताव भी है, ये क्या है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग प्रस्ताव है। बात ये है कि सरकारें अपराधियों से बिटकॉइन जब्त करती हैं। तो अमेरिका में ये प्रस्ताव है कि ऐसे जब्त किए गए करीब 2 लाख बिटकॉइन को मैनेज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। मैनेज करने के लिए मतलब बेचने के लिए? हाँ, या तो उन्हें बेच के पैसा कमाया जाए या किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इससे जो कमाई हो उसे शायद जन कल्याण योजनाओं में लगाया जा सकता है, या देश का जो फिस्कल डेफिसिट है उसे कम करने में मदद मिल सकती है बिना टैक्स बढ़ाए। ये सब संभावित लाभ बताए गए हैं। इंटरेस्टिंग। एक और टर्म बार बार सुनने में आता है, बिटकॉइन हाल्विंग। ये क्या चीज है? हाँ, हाल्विंग ये बिटकॉइन के कोड में ही लिखा हुआ एक इवेंट है। ये लगभग हर 4 साल में होता है। इसमें होता यह है कि जो लोग माइनिंग करते हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके नए ब्लॉक्स जोड़ते हैं ब्लॉकचेन में, उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर नए बिटकॉइन मिलते हैं। हाँ, माइनर्स। तो हाल्विंग में ये रिवॉर्ड आधा हो जाता है। आधा? क्यों? इसका मकसद है नए बिटकॉइन बनने की रफ्तार को कंट्रोल करना। जैसे मैंने बताया, कुल 21 मिलियन ही बन सकते हैं। तो हाल्विंग से ये सुनिश्चित होता है कि ये सप्लाई धीरे धीरे आए, एकदम से मार्केट में बाढ़ ना आ जाए। समझ गया, सप्लाई कंट्रोल करने का तरीका ही है। एग्जैक्ट। लेकिन देखिए, जहां इतना पैसा है, इतनी टेक्नोलॉजी है, वहां जाहिर है खतरे भी होंगे। क्रिप्टो घोटालों की भी बातें स्रोतों में? बिल्कुल है, और बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। स्रोत FTX एक्सचेंज का उदाहरण देते हैं। इसका CEO गिरफ्तार हुआ और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया या फंस गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर थी। हाँ, और भारत में भी वजीरेक्स जैसे एक्सचेंज को साइबर हमले का सामना करना पड़ा, नुकसान हुआ। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस फील्ड में धोखाधड़ी और साइबर अटैक के रिस्क काफी ज्यादा है। आंख बंद करके निवेश नहीं करना चाहिए। सही बात है। अच्छा, स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं कि बिटकॉइन हासिल करने के जो तरीके हैं, उनमें क्या-क्या खतरे छिपे हो सकते हैं? हाँ, ये भी जरूरी पॉइंट है। बिटकॉइन पाने के मुख्य तरीके और उनसे जुड़े रिस्क बताए गए हैं। पहला तरीका है डिजिटल माइनिंग। हाँ, वो कंप्यूटर से जो करते हैं? हाँ, इसमें सबसे बड़ी समस्या है बिजली की खपत। बहुत ज्यादा बिजली लगती है। कई जगह तो डीजल जनरेटर इस्तेमाल होते हैं जिससे प्रदूषण होता है। फिर कचरा भी बहुत निकलता है पुराने पार्ट्स से, और कंप्यूटर के पार्ट्स जैसे ग्राफिक्स कार्ड, उनकी कमी हो जाती है मार्केट में। ये तो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं। दूसरा तरीका? दूसरा है, आप कोई सामान या सर्विस बेचकर बिटकॉइन ले लें। इसमें खतरा है कि इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो सकता है, जैसे धोखाधड़ी, ड्रग्स का धंधा, आतंकवादियों को पैसा भेजना या टैक्स चोरी करना, क्योंकि ट्रैक करना मुश्किल होता है थोड़ा। ओके, और तीसरा? तीसरा है, आप अपने नॉर्मल पैसे मतलब फिएट मनी से बिटकॉइन खरीद लें, जैसे एक्सचेंज से। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है कीमत का उतार चढ़ाव। आपने आज खरीदा, कल कीमत आधी रह गई तो पैसा डूब गया। हाँ, वोलेटिलिटी। और वही पुराने रिस्क, टेरो फाइनेंसिंग, टैक्स चोरी और फ्रॉड वाले एक्सचेंज का खतरा। तो मतलब हर तरीके में कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा हुआ है। भारत में RBI और सरकार का रुख इस पर कैसे बदला है? कुछ टाइमलाइन दिखती है स्रोतों में? हाँ, एक पूरा क्रम दिखता है। देखो, पहले RBI ने मतलब रिजर्व बैंक ने बैंकों को मना कर दिया था कि वो क्रिप्टो वाले लेन देन में कोई मदद ना करें। रोक लगा दी थी एक तरह से। हाँ, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया, शायद इसलिए कि वो व्यापार करने के मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1) के तहत आता है। अच्छा, कोर्ट ने दखल दिया। हाँ, उसके बाद सरकार ने बजट 2022 में एक बड़ा कदम उठाया। क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर 30% का भारी टैक्स लगा दिया। 30%? हाँ।
और साथ ही ये भी कहा कि सरकार इसे रेगुलेट करने के लिए एक बिल पर काम कर रही है और अपना खुद का CBDC यानी ई-रुपया भी बना रही है। तो मतलब सरकार ने बैन तो नहीं किया, पर टैक्स लगा दिया और रेगुलेशन की बात की। बिल्कुल, ये एक तरह से बीच का रास्ता अपनाने जैसा था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ने भी इस पर कुछ कहा था। वो क्या था? हाँ, इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ अहम बातें दोहराई। एक तो ये कि क्रिप्टो की होल्डिंग कुछ ही बड़े लोगों के पास है, जिन्हें व्हेल्स कहते हैं, और ये लोग चाहें तो कीमतें ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का इशू। हाँ, सर्वे ने फिर से वही समस्याएं गिनाई, बिजली की खपत, टैक्स चोरी, अस्थिरता, धोखाधड़ी, और सबसे जरूरी निष्कर्ष ये निकाला कि इसको ठीक से रेगुलेट करने के लिए दुनिया के देशों को मिलकर काम करना होगा, जैसे G20 और OECD जैसे मंचों के जरिए एक कॉमन पॉलिसी बनानी होगी। अकेले कोई देश इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात तो सही है, क्योंकि ये ग्लोबल चीज है। दुनिया के बाकी देश इसे कैसे देख रहे हैं? क्या कोई एक कॉमन अप्रोच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ देशों ने तो इसे पूरी तरह बैन कर दिया है, जैसे नेपाल, अल्जीरिया, मिस्र वगैरह। बैन ही कर दिया? हाँ, चीन ने अपने बैंकों को क्रिप्टो सर्विस देने से रोक दिया है, पर शायद पूरी तरह बैन नहीं है। दूसरी तरफ अल सल्वाडोर पहला देश बना जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कानूनी मुद्रा का दर्जा दे दिया। अरे वाह! और कुछ देश जैसे वेनेजुएला पेट्रो नाम से और मार्शल आइलैंड्स SOV नाम से, उन्होंने तो अपनी खुद की सरकारी क्रिप्टो लॉन्च कर दी हैं। तो मतलब कोई ग्लोबल पॉलिसी नहीं है अभी। बड़ी अलग अलग अप्रोच है। हाँ, और कोई अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां जिनका जिक्र हो? हाँ, कुछ और उदाहरण है, जैसे भूटान टूरिस्ट को क्रिप्टो में पेमेंट करने की इजाजत देता है। अच्छा। पाकिस्तान ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए किसी अमेरिकी कंपनी से समझौता किया है। यूनिसेफ पहली UN एजेंसी बनी जिसने क्रिप्टो में डोनेशन लेना शुरू किया। यूनिसेफ भी? हाँ, और वर्ल्ड बैंक ने ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड लॉन्च किया था, बॉन्डी नाम से। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है फाइनेंस में? बढ़ रहा है, बिल्कुल। रेगुलेशन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर क्या बड़े प्रयास हो रहे हैं? आपने OECD का जिक्र किया। दो फ्रेमवर्क जरूरी हैं। एक तो यूरोपियन संघ का है, माइका, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन। इसका मेन मकसद है निवेशकों को फ्रॉड से बचाना और मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। यूरोपियन यूनियन का? हाँ, और एक जरूरी बात यह है कि माइका जो है वो सरकारी CBDC या NFTs को रेगुलेट नहीं करता, वो सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो एसेट्स के लिए है। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, दूसरा है OECD का कार्फ क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये बेसिकली टैक्स चोरी रोकने पर फोकस करता है। ये चाहता है कि देश आपस में जानकारी शेयर करें कि किसके नागरिक क्रिप्टो में कितना लेन देन कर रहे हैं, ताकि टैक्स वसूला जा सके। तो एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर, हाँ, दूसरा टैक्स पर। मोटे तौर पर हाँ। स्टेबल कॉइन्स का भी जिक्र है स्रोतों में, ये क्या है? स्टेबल कॉइन्स जैसा नाम से ही लग रहा है, ये वो क्रिप्टो हैं जिनकी वैल्यू किसी स्टेबल चीज से जुड़ी होती है, जैसे अमेरिकी डॉलर से या सोने से। इनका मकसद होता है क्रिप्टो मार्केट की जो भारी उठापटक है उससे बचना। अच्छा, ताकि कीमत स्थिर रहे। हाँ, कोशिश यही होती है। जैसे फेसबुक अब मेटा ने लिब्रा अब DM लाने की कोशिश की थी, या टीथर एक बहुत पॉपुलर स्टेबल कॉइन है जो डॉलर से जुड़ा होने का दावा करता है। पर क्या ये वाकई स्थिर रहते हैं और क्या इनमें कोई दिक्कतें नहीं हैं? देखिए, दावा तो स्थिरता का है, पर कई बार सवाल उठे हैं कि क्या इनके पीछे वाकई उतना रिजर्व डॉलर या सोना है जितना ये क्लेम करते हैं। पारदर्शिता की कमी रहती है, और वही पुरानी समस्याएं मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड इनसे भी जुड़ी हुई हैं। रेगुलेटर्स इन पर भी नजर रख रहे हैं। अमेरिका में कुछ कानून भी प्रस्तावित हैं शायद। हाँ, कुछ एक्ट्स के नाम हैं स्रोतों में, जैसे क्लैरिटी एक्ट जो क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए है, जीनियस एक्ट जो स्टेबल कॉइन्स पर फोकस करता है, और एक एंटी CBDC सर्वेलेंस स्टेट एक्ट भी है। ये इसलिए कि अगर अमेरिका भविष्य में अपना CBDC लाए तो उसका इस्तेमाल नागरिकों की जासूसी करने के लिए न हो सके। अच्छा, प्राइवेसी की चिंता है CBDC को लेकर? हाँ, ये चिंता कई देशों में है। एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड कॉइन जो काफी चर्चा में रहा है, सैम ऑल्टमैन का। ये क्या है और इसे लेकर इतनी चिंता क्यों है? हाँ, वर्ल्ड कॉइन काफी महत्वाकांक्षी और विवादास्पद प्रोजेक्ट है। सैम ऑल्टमैन जो OpenAI के CEO हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है। इसमें होता यह है कि लोग एक खास मशीन जिसे ऑर्ब कहते हैं, उससे अपनी आंख की पुतली मतलब आइरिस स्कैन कराते हैं। आंख स्कैन कराते हैं? क्यों?
इसके बदले में उन्हें ब्लॉकचेन पर एक यूनिक डिजिटल आईडी मिलती है, एक तरह का ग्लोबल डिजिटल पासपोर्ट समझ लीजिए, और गिफ्ट के तौर पर कुछ मुफ्त वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो भी मिलते हैं। फायदा क्या है इसका? फायदा ये बताया जाता है कि ये एक ग्लोबल आइडेंटिटी सिस्टम बन सकता है, जिससे ऑनलाइन पहचान वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। शायद भविष्य में यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीजों में भी काम आए। लेकिन चिंताएं बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी चिंता प्राइवेसी की है। आप अपना बायोमेट्रिक डेटा, जो कि बहुत सेंसिटिव है, एक प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। इस डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। कई देशों ने तो इस पर जांच भी शुरू कर दी है। ये तो वाकई चिंता की बात है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर। सरकारें इसे क्यों लाना चाहती हैं, ये हमने थोड़ा समझा। स्रोतों में यूपीएससी के कुछ पुराने सवाल भी हैं शायद इससे जुड़े। हाँ है। वो दिखाते हैं कि कैसे बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइज्ड प्रकृति पर सवाल पूछे गए हैं और ब्लॉकचेन के अलग अलग इस्तेमाल, मतलब सिर्फ क्रिप्टो से हटकर, उन पर भी सवाल बने हैं। तो सीबीडीसी का मूल आइडिया क्या है, फिर से एक बार बताएं। देखो, फिजिकल कैश यानी नोट और सिक्के, इनको छापने, स्टोर करने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी खर्चा आता है। नकली नोटों की समस्या अलग है। सीबीडीसी इन्हीं सबका एक डिजिटल विकल्प है। ये उस देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा है, जैसे भारत का ई-रुपया। तो ये सरकार का अपना डिजिटल पैसा है? हाँ, बिल्कुल। दुनिया में सबसे पहले सीबीडीसी किसने लॉन्च किया था? बहामास का नाम आता है? हाँ, स्रोतों के मुताबिक बहामास ने 2020 में सैंड डॉलर नाम से अपना सीबीडीसी लॉन्च किया था और उसे व्यापक रूप से पहला माना जाता है। उसके बाद नाइजीरिया ने 2021 में ई नायरा लॉन्च किया। मार्शल आइलैंड्स ने भी एसओवी लॉन्च किया था शायद पहले, पर एग्जाम के लिहाज से अक्सर बहामास का नाम पहले आता है। ओके, अब भारत के ई-रुपये की बात करते हैं। इसकी क्या खास बातें हैं? हाँ, तो भारत का सीबीडीसी है ई-रुपये। इसका सिंबल भी रुपये आर जैसा ही है, बस आगे ई लगा है। इसके अभी 2 तरह के पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक है सीबीडीसी रिटेल या ई-रुपये आर। ये हम आप जैसे आम लोगों के रोजमर्रा के लेन देन के लिए है। P2P पर्सन टू पर्सन या P2M पर्सन टू मर्चेंट, मतलब दुकानों पर पेमेंट वगैरह। हाँ। दूसरा है सीबीडीसी होलसेल या ई-रुपये डब्ल्यू। ये बड़े फाइनेंशियल सिस्टम के इस्तेमाल के लिए है, जैसे बैंकों के बीच लेन देन या सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त। अच्छा, तो 2 तरह के हैं। हाँ, ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जारी किया गया है, जिसमें 2022 में संशोधन किया गया था। ये एक डिजिटल टोकन है जो कानूनी मुद्रा या लीगल टेंडर को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे फिजिकल नोट्स आरबीआई की देनदारी होते हैं, वैसे ही ई-रुपये भी आरबीआई की बैलेंस शीट पर एक देनदारी है। क्या इस पर ब्याज मिलता है जैसे बैंक में पैसे रखने पर मिलता है? और एक टर्म है सेटलमेंट फाइनलिटी, इसका क्या मतलब है? नहीं, ब्याज नहीं मिलता। जैसे आपकी जेब में रखे 500 के नोट पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वैसे ही आपके डिजिटल वॉलेट में रखे ई-रुपये पर भी कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर ब्याज कमाना है तो आपको उसे बैंक डिपॉजिट में बदलना होगा। और सेटलमेंट फाइनलिटी का मतलब है कि एक बार सीबीडीसी से पेमेंट हो गया तो वो फाइनल है, पक्का। उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे आप नकद पेमेंट के साथ करते हैं। मतलब चेक या क्रेडिट कार्ड पेमेंट की तरह नहीं, जहां पेमेंट रुक सकता है या रिवर्स हो सकता है। एग्जैक्टली। सीबीडीसी पेमेंट कैश की तरह फाइनल होता है। क्या ये गुमनाम है? जैसे कैश होता है, पता नहीं चलता किसने किसको दिया। ये एक बड़ा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि अभी, मतलब अगस्त 2024 तक की जानकारी के हिसाब से, ये पूरी तरह गुमनाम नहीं है। हर ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल रिकॉर्ड तो बनता ही है। तो फिर कैश जैसी एनोनिमिटी नहीं हुई? पूरी तरह नहीं। कैश जैसी 100% गुमनामी लाने के लिए या तो कानून में बदलाव करना होगा या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लानी होगी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को मिटा दे। ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव के लेवल पर है, हकीकत नहीं है। इसमें कुछ नई सुविधाओं की भी बात है, जैसे प्रोग्रामेबिलिटी। हाँ, ये सीबीडीसी की एक बहुत इंटरेस्टिंग संभावना है जिस पर प्रयोग चल रहे हैं। प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब है कि पैसे को किसी खास मकसद के लिए या किसी समय सीमा के साथ बांध कर जारी किया जा सकता है। उदाहरण, जैसे मान लो सरकार किसी किसान को सब्सिडी देती है सिर्फ बीज खरीदने के लिए, तो वो ई-रुपीस ऐसा प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो सिर्फ बीज की दुकान पर ही चले। अरे वाह। या मान लो किसी कंपनी ने कर्मचारी को ट्रैवल वाउचर दिया,
तो वो ई-रुपी सिर्फ रेल टिकट या फ्लाइट टिकट खरीदने में ही इस्तेमाल हो सके। या किसी छात्र को स्कॉलरशिप मिली तो वो 1 महीने के अंदर सिर्फ किताबें खरीदने के लिए वैलिड हो। ये तो गजब की चीज है। इससे पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, ये पक्का हो जाएगा। हाँ, संभावना तो यही है। इसके अलावा ऑफलाइन काम करने की क्षमता पर भी काम हो रहा है, ताकि जहां इंटरनेट ना हो वहां भी पेमेंट हो सके। स्रोत ई-रुपी और ई-रुपी के बीच अंतर पर बहुत जोर देते हैं। ये फर्क क्यों इतना जरूरी है समझना? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ई-रुपी यानी ई-रुपए, वो आरबीआई का सीबीडीसी है। ये असली डिजिटल करेंसी है, भारत की कानूनी मुद्रा का डिजिटल रूप। ठीक है, ये तो क्लियर है। जबकि ई-रुपी बिना ई के सिर्फ ई से शुरू, वो एनपीसीआई ने बनाया है। ये एक डिजिटल गिफ्ट कार्ड या एसएमएस वाउचर जैसा है। अच्छा, वाउचर जैसा। हाँ, ये कोई कानूनी मुद्रा नहीं है। ये बस किसी खास पहले से तय किए गए फायदे, प्रीपेड बेनिफिट को भुनाने का एक तरीका है। जैसे किसी को वैक्सीनेशन के लिए वाउचर मिला तो वो उस वाउचर से सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर पर ही पेमेंट कर सकता है। ओके, तो ई-रुपी असली पैसा है, ई-रुपी एक वाउचर है। बिल्कुल, ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो सीबीडीसी के ओवरऑल फायदे क्या बताए गए हैं स्रोतों में? कई फायदे गिनाए गए हैं। एक तो फिजिकल कैश की छपाई, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम होगी। दूसरा, इसे नकली बनाना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा, इसकी ट्रैकिंग बेहतर हो सकती है, जिससे सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचे, टैक्स चोरी रुके। चौथा, प्रोग्रामेबल मनी की संभावना, जो हमने अभी डिस्कस की। और पांचवा, शायद भविष्य में इंटरनेशनल पेमेंट आसान और सस्ते हो सकते हैं। हो सकता है डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता कम हो। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल है। सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। भारत में अभी भी बहुत लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट नहीं है या उन्हें डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करना नहीं आता। हाँ, डिजिटल लिटरेसी का मुद्दा। सही। दूसरी चुनौती है सुरक्षा। ये सिस्टम साइबर हमलों के प्रति कितना सुरक्षित होगा? अगर कोई बड़ी आपदा आ जाए तो क्या होगा? ये भी सोचने वाली बात है। और तीसरी, अगर ये ब्लॉकचेन पर आधारित है तो पर्यावरण पर असर, क्योंकि ब्लॉकचेन चलाने के लिए लगातार बिजली चाहिए होती है। हाल में कोई अपडेट्स आए हैं सीबीडीसी को लेकर भारत में? हाँ, 2 बड़े अपडेट्स हैं जिनका जिक्र जरूरी है। पहला, सितंबर 2023 में आरबीआई ने सीबीडीसी और यूपीआई के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब आपसी लेन देन को मंजूरी दे दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब आप अपने सीबीडीसी वॉलेट ऐप से सीधे किसी भी दुकान का यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है इसे अपनाने के लिए। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक हो गया। बिल्कुल। दूसरा अपडेट अप्रैल 2024 में आया। अब नॉन बैंक संस्थाओं को भी सीबीडीसी वॉलेट बनाने और ऑफर करने की इजाजत मिल गई है। नॉन बैंक मतलब? मतलब फिनटेक कंपनियां जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे वगैरह। पहले ये सिर्फ बैंकों तक ही सीमित था। अब ये कंपनियां भी अपने ऐप पर सीबीडीसी वॉलेट दे पाएंगी। इससे उम्मीद है कि ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। तो सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। लग तो यही रहा है। एक और कॉन्सेप्ट है फंजिबिलिटी। स्रोत इसे भी समझाते हैं। ये क्या है और सीबीडीसी के प्रोग्रामेबल होने से इसका क्या लेना देना है? हाँ, फंजिबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज की एक यूनिट उसी चीज की दूसरे यूनिट से पूरी तरह बदली जा सकती है। उनमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे एक 500 रुपए का नोट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दूसरा 500 रुपए का नोट, या 500 रुपए के नोट के बराबर है। सोना भी फंजिबल है। 1 ग्राम सोना दूसरे ग्राम सोने जैसा ही है। बिटकॉइन भी फंजिबल है। ठीक है। इसके उलट नॉन फंजिबल चीजें वो होती हैं जो यूनिक होती हैं। जैसे एक 100 कैरेट का हीरा 100 अलग अलग 1 कैरेट के हीरो के बराबर नहीं होता। उसकी अपनी खासियत है। पेंटिंग का उदाहरण भी दिया था। हाँ, शेयर, बॉन्ड्स और एनएफटीज ये सब नॉन फंजिबल हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सीबीडीसी को प्रोग्राम कर दिया जैसे सिर्फ किताब खरीदने के लिए, तो क्या वो नॉन फंजिबल नहीं हो गया? क्योंकि अब वो सामान्य ई-रुपया जैसा नहीं रहा। हाँ, ये सवाल उठा था, लेकिन स्रोत आरबीआई गवर्नर के स्पष्टीकरण का हवाला देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, सीबीडीसी हमेशा फंजिबल ही रहेगा। लेकिन प्रोग्रामिंग के बाद भी? हाँ, उनका कहना है कि प्रोग्रामेबिलिटी सिर्फ पहले ट्रांजैक्शन पर एक इस्तेमाल की शर्त लगाती है। जब वो छात्र उस प्रोग्राम किए हुए ई-रुपए से किताब खरीद लेगा तो वो ई-रुपए दुकानदार के पास चला जाएगा। अब दुकानदार के लिए वो बिल्कुल सामान्य ई-रुपए है। वो उससे चाहे पिज्जा खरीदे या कुछ और करे। अच्छा, मतलब वो शर्त सिर्फ पहले यूजर के लिए थी। एग्जैक्टली। रुपए का जो मूल स्वरूप है
वो नष्ट नहीं होता, वो फंजिबल ही रहता है। ये बहुत अहम क्लैरिफिकेशन है। बिल्कुल। चलिए अब अंत में NFTs पर आते हैं। हमने सुना कि ये पैसे नहीं हैं, तो फिर ये हैं क्या और किस काम आते हैं? NFT जैसा हमने कहा, नॉन फंजिबल टोकन, ये बेसिकली ब्लॉकचेन पर दर्ज एक डिजिटल सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट साबित करता है कि किसी यूनिक डिजिटल चीज का मालिक कौन है। डिजिटल चीज मतलब? जैसे कोई डिजिटल आर्ट, कोई म्यूजिक फाइल, कोई वीडियो क्लिप, गेम का कोई आइटम। और इसका इस्तेमाल फिजिकल संपत्ति के मालिकाना हक को डिजिटल रूप में दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे किसी घर, नाव या पेंटिंग के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को NFT के रूप में बना दिया जाए। अच्छा, मतलब डिजिटल ओनरशिप का प्रूफ। हाँ, वेरीफाइड डिजिटल ओनरशिप। क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर है, तो इसे जाली बनाना या बदलना बहुत मुश्किल है और हर कोई देख सकता है कि इसका असली मालिक कौन है। स्रोत? कुछ हाई प्रोफाइल उदाहरण देते हैं, जैसे बीपल की कोई डिजिटल पेंटिंग $70 मिलियन में बिकी थी। हाँ, 2021 में NFT का मार्केट बहुत गर्म था, करोड़ों डॉलर में डिजिटल आर्ट बिकी थी। इसके फायदे क्या हो सकते हैं? कलाकारों के लिए, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। वो सीधे अपने काम को दुनिया भर में बेच सकते हैं, बिचौलियों के बिना। ये ओनरशिप का एक पक्का और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड देता है। इससे शायद साहित्यिक चोरी या नकल को रोकने में भी मदद मिल सकती है। और इसका इस्तेमाल पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है, जैसे किसी कॉन्सर्ट या इवेंट के लिए यूनिक डिजिटल टिकट बनाना या यात्रा के लिए डिजिटल पास बनाना। लेकिन इसकी चुनौतियां भी होंगी। स्रोत उनका भी जिक्र करते हैं। हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चिंता तो निवेश के बुलबुले, इन्वेस्टमेंट बबल की थी। 2021 में कीमतें आसमान छू रही थीं, फिर उनमें भारी गिरावट भी आई, बहुत लोगों का पैसा डूबा। मतलब ये भी वॉलेटाइल है। बहुत ज्यादा। दूसरा, इसका इस्तेमाल अवैध कामों के लिए हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, क्योंकि कुछ हद तक एनोनिमिटी होती है। ओके। और तीसरा, वही पर्यावरण वाला मुद्दा। NFTs भी ब्लॉकचेन पर बनते हैं और ज्यादातर इथीरियम ब्लॉकचेन पर, जिसमें काफी बिजली लगती है। हालांकि अब इथीरियम ने अपना सिस्टम बदला है, पर फिर भी ये एक चिंता का विषय है। लगता है UPSC ने भी 2022 के प्रीलिम्स में NFT पर सवाल पूछा था। सवाल ने मूलतः NFT की समझ को परखा था। उसमें 3 स्टेटमेंट थे। पहला कि NFT फिजिकल संपत्ति का डिजिटल प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ये सही था। हाँ। दूसरा कि ये ब्लॉकचेन पर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन होते हैं, ये भी सही था। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट था कि इन्हें समतुल्यता पर ट्रेड या एक्सचेंज किया जा सकता है, ये गलत था। क्योंकि ये नॉन फंजिबल हैं। एग्जैक्टली। आप एक NFT को दूसरे से बराबर मानकर एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की काफी गहन पड़ताल क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, CBDC और NFTs की इस उलझी हुई दुनिया में। हमने कोशिश की कि परिभाषाओं से लेकर ग्लोबल ट्रेंड्स, जोखिम, नियम, इन सब पहलुओं को छुआ जाए। हाँ, और सार यही निकलता है कि ये सब बहुत तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी हैं। इनमें अपार संभावनाएं हैं, तो साथ में महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं। रेगुलेशंस कैसे होगा, ये अभी भी एक बड़ी पहेली है, और क्योंकि ये ग्लोबल है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना बात बनेगी नहीं। सही। और ये भी ध्यान रखना होगा कि CBDC जो है वो तो मौजूदा करेंसी सिस्टम का ही एक डिजिटल रूप है, एक विकास है, जबकि प्राइवेट क्रिप्टो और NFTs वो शायद बिल्कुल नए तरह के आर्थिक और सामाजिक मॉडल पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे ये डिजिटल एसेट्स और करेंसी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं, तो क्या कीमत या वैल्यू और मालिकाना हक या ओनरशिप के हमारे जो पारंपरिक विचार हैं वो बदल जाएंगे? अच्छा सवाल है। खासकर तब जब ये डिजिटल दुनिया और हमारी फिजिकल दुनिया एक दूसरे में और ज्यादा घुल मिल जाएंगी। सोचने के लिए कुछ। जरूर। चलिए इसी विचार के साथ आज इजाजत लेते हैं। अगली बार तक अलविदा। अलविदा।